वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साझ संस्कृति से बंधा देश सारा, बंधा देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। सब लोग साथ में गाएंगे, वंदे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 1 घंटे चार्ज्ड और चार्ज्ड अप जो आपका प्रस्तुति है वो बहुत लाजवाब। थैंक यू सो मच एवी ब्रदर्स, विकास, अक्षय, राहुल, करण, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप यूं ही तरक्की करें और एक साथ मिलके यूं ही रास्ता तय करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वो जो लोग आज शो में मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जो नए लोग आए हैं, शो में पहली बार शरीक हो रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। जो बातचीत के लिए आज पहली बार आए हैं उनका स्वागत है। नन्हे मुन्ने बच्चों का, एवरीबॉडी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है कि मौसम बदल चुका है, थोड़ी सी हल्की सी ठंडक महसूस की जा सकती है, लेकिन हाँ 24 का और उससे पहले तो चुनावों का जिक्र है। लेकिन मैंने अक्सर अपने शो में कहा है कि ये जो शो है ये इस मामले में मुख्तलिफ है, इस मामले से लेकर अलग है, क्योंकि आपकी अपनी कोई बात या अपना कोई मुद्दा है तो वो मुद्दा रखा जा सकता है, अपनी बात रखी जा सकती है, और यही कुल मिला के शो है। प्लीज सेटल डाउन, बैठ जाइए, बैठ जाइए। और आज का जो मुद्दा है, जो आज की जो बातचीत है, उस पर मैं शुरू करूं उससे पहले मैं वो तमाम सारे लोग जो आज आए हैं उनसे 1-2 बात करेंगे, फिर उसके बाद मेहमानों से मैं तारुफ कराऊंगा। जी नमस्ते, बहुत सुंदर लग रही हैं आप। मैं देख रहा था स्क्रीन पर आपको, पहली बार आई हैं शो में। हाँ, कहाँ से? दिल्ली से रहने वाली हैं? गुड़गांव से। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? गायत्री। गायत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप ही के साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कहना चाहती हैं? कुछ? हाँ जी। हर हर मोदी। आते ही आते शुरू हो गई डिबेट। हर हर मोदी जी। अरे रुको यार, बिहार को तो संभालना ही मुश्किल हो जाता है मुझे, पता नहीं किधर मुड़ जाएगा। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ आपका? आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। चंडीगढ़। क्या कर रही हैं? मैं यहाँ पे किसी दुर्गा पूजा के लिए आई थी। दुर्गा पूजा के लिए आई थी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिल्पा, शिल्पा बख्शी। शिल्पा बख्शी, बहुत बहुत स्वागत है शिल्पा। आपने कहा कि घर घर मोदी, वाई घर घर मोदी, क्यों मोदी घर घर? बिकॉज एक मिनट, थोड़ा सा अगर साइलेंस रखेंगे तो बात डिबेट में अच्छी तरह से सुनने में आएगी, क्योंकि अब हल्ला होता है, शोर होता है। जी। क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल है और वो पूरे हमारे पूरे इंडिया के बारे में सोचते हैं और बहुत बाहर की कंट्रीज में जाके मिलते हैं ताकि वो आने वाले जो बहुत बड़ा संकट है उसको कम कर सके। क्या बात है, अपनी तरह का एक्सप्लेनेशन है। यंगस्टर हैं, वो सोचते हैं, जो सोचते हैं, चंडीगढ़ से हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी जो हैं वो थोड़ा दूर अंदेशी है उनमें, वो आने वाले स्थितियों परिस्थितियों को नाप लेते हैं, भांप लेते हैं और उसी तरह से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा देते हैं। आज का जो मुद्दा है उस पर विपक्ष ने एक चिट्ठी लिखी है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, और उन्होंने ये कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को, अफसरों को रादर, जो आप रथ यात्रा प्रभारी बना रहे हैं, ये मिसयूज है, और उसका उन्होंने उल्लेख किया है। और उन्होंने कहा कि ये तो अब जो रथ यात्रा उन्होंने सरकार की तरफ से है कि 20 नवंबर से और 25 जनवरी तक रथ यात्रा निकलेगी। उसमें कहा है कि भारत विकसित संकल्प यात्रा है, जो भारत का विकासशील जो संकल्प है उसका नाम उन्होंने पर्टिकुलर है, मैं उसको पढ़ देता हूं। उसका नाम है विकसित भारत विकसित संकल्प यात्रा। तो उसको उसके मद्देनजर जो रथ निकलेंगे उसको प्रभारी अफसरों को बनाया गया है, और तमाम
पूरे देश भर में वो यात्रा निकलेगी। इस पर कांग्रेस ने जो एक लेटर लिखा है और कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कि उनके खिलाफ देश में एक माहौल बन रहा है, यानी सरकार के खिलाफ, लिहाजा उनका आदेश है कि सरकार अब उनकी सरकार के अफसर अब उनकी सरकार के प्रचार के लिए रथ प्रभारी बनेंगे। अब अफसर सरकारी काम छोड़कर सरकार की रथ यात्रा निकालेंगे। नड्डा जी ने जवाब दिया है बीजेपी के, ये तो शासन का मूल सिद्धांत है, कांग्रेस इसके बारे में नहीं जानती। कभी युद्धपोतों का इस्तेमाल निजी नौकाओं के तौर पर किया गया। बीजेपी सार्वजनिक संसाधनों का उपयुक्त उपयोग कर रही है। मुद्दा कई हैं, 3-4 हैं जिनको हम सिलसिले से जोड़ेंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि जो हमारे मेहमान हैं उनसे पहले आपका तारुफ करा दें। दीपक झा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुजा कपूर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र यादव जी आज समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। खड़े रहिएगा धर्मेंद्र जी। हमारे यहाँ एक रिवाज है, जो पहली बार डिबेट में आता है उसका ताली बजा के स्वागत होती है। ऐसा नहीं है कि अगली बार नहीं होगा, लेकिन हाँ पहली बार आप शरीक हो रहे, इसलिए बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा बोले, खूब बोले और धुरंधर होके बोले। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। क्या बात, तबीयत ठीक है ना? है ना? आज रात सोए नहीं क्या? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। रमनीश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और चुनचुन की रुंझुन जो कह लीजिए सर। आम आदमी हैं ये, बिहार के रहने वाले हैं, कभी कभी आ जाते हैं। वैसे इनका नाम चुनचुन है, मैंने इनका नाम जो याद ही नहीं रहता था तो मैंने इनका नाम रुंझुन कर दिया, लेकिन इनका नाम चुनचुन झा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हूं, बीजेपी से कहता हूं कि आखिर सरकारी अफसरों को रथ यात्रा प्रभारी बनाने को लेकर ऐतराज कांग्रेस ने दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने लेटर लिखा है और प्रधानमंत्री से कहा है कि तत्काल प्रभाव से इसे रोक देना चाहिए। आखिर सरकार का प्रचार अफसर क्यों करें? पहले तो आप सबको जय श्री राम। आज सबको राम नवमी की बहुत बहुत बधाई। और जो कांग्रेस है फिर अपना गेम खेल गई, और ये गेम वो बहुत आसानी से खेल जाती है, क्योंकि जो खुद इस तरीके के कांडों में पूरी तरह से विसर्जित हो वो बात कर रही है, जिसने खुद यूज किया हो ब्यूरोक्रेट्स को। सैयद नसीम अहमद जैदी, इन्होंने इनको यूज किया ब्यूरोक्रेट को। वीके दुग्गल, और ये सारे आईएएस ऑफिसर्स रहे हैं और ये बैच नंबर्स में रहे हैं। बीवी वंचव, राहुल खुल्लर, निरुपमा राव, ईएसएल नरसिम्हन, अशोक चावला, केएम चंद्रशेखर, पीसी हलदार, प्रदीप कुमार, ये इन अफसरों का नहीं, इन लोगों ने यूज किया। उसके अलावा आप आज मैं बात करती हूँ आर्म फोर्स की। आज ये लोग बात करते हैं, अरे आर्म फोर्सेस की बात करने वाले आप कहां से आ गए? आप लोगों ने तो आर्म फोर्सेस को बिल्कुल उल्टी इंटीग्रिटी को तो आपने कोने में रख दिया। पाकिस्तान के साथ आप जाकर मिल जाते हैं। अभी आपका मैनिफेस्टो 2019 में निकला तो आपने कहा इनकी पावर घटा दो, इनकी पावर घटा दो। आपने बात करते हैं, अरे राजीव गांधी जी तो आप भी जानते हैं कि किस तरीके से केक काटते थे। मैं भी देखिए मैं एक दो सवाल। आपने कहा कि जाके पाकिस्तान से मिल जाते हैं, आपने कहा इन अधिकारियों के नाम गिना दिए। मैं जानना चाहता हूं कि इन अधिकारियों को आप नाम गिना रहे, वो कैसे, कहा, उदाहरण दीजिए मुझे। उन्होंने कहा कि सेवा शर्तों का उल्लंघन है सरकारी सेवा अफसरों के। जी देखिए, ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स को यूज नहीं करना चाहिए। क्या इन्होंने, ये जो आपके एम.के. नारायण है, इन्होंने गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल बनाया इनको 2010 में। अब प्रदीप कुमार को इन्होंने सीवीसी कमिश्नर बनाया। अब आप देखिए, जब आप किसी ब्यूरोक्रेट को अपने लिए यूज करते हैं, इनका अपना भी तो कहीं ना कहीं दिग्गज रूप है कि नहीं? जी ठीक है, मैं पहले एक मौका कांग्रेस को देना चाहता हूं, उसके बाद मैं डिबेट ओपन करता हूं। जी आम आदमी पार्टी। जी देखिए बिल्कुल बात यह है कि भाजपा, वो आप सुनिए, अगर जहां आपको लगे कि आपको बोलना वही बोल दीजिएगा। भाजपा देश से आपने सवाल किया कि आखिर क्यों आप दुरुपयोग कर रहे हैं।
जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आगे 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 आइए। जो आईएएस ऑफिसर है वो इस देश की खातिर बने हैं। इदम राष्ट्राय इदम न मम, सब राष्ट्र के लिए समर्पित है, नेता भी और आईएएस भी, लेकिन भाजपा के लिए समर्पित नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता बनाओगे तब दुख होता है। सरकार के लिए तो है, सरकारी योजनाओं के तो बारे में बताया जा सकता है ना जी, बिल्कुल बताया जा सकता है ना जी। बिल्कुल सरकारी योजनाओं के बारे में बताइए, लेकिन समय क्या है, चुनावी माहौल है, रथ यात्रा भाजपा की करती आई है। तो आप ये बताइए कि आज इस देश में नरेंद्र मोदी जी अगर आईएएस ब्यूरोक्रेट्स को गांव में भेजते, कहते जाके आप महीने में 15 दिन गांव में बैठिए, स्कूलों को देखिए, सड़क देखिए, तब हम ताली बजाते, जनता भी ताली बजाती और आज सवाल नहीं उठाती कि आप यहां पर जाके क्या कर रहे हैं। दिक्कत एक है, बीजेपी ने कहा, कांग्रेस ने कहा है, क्योंकि चुनाव 5 राज्यों के और फिर उसके बाद 24 का चुनाव है, लिहाजा ये खतरा है, ये खतरा चुनाव का है। दरअसल आपने यही कहा ना, आपका भी मतलब यही है कि वो वहां पे करने में दोष नहीं है, लेकिन हाँ ये दोष है कि ये चुनाव में उसका फायदा हो सकता है। सरकारी तंत्र का आप इस्तेमाल चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं, पूरी तरीके से राष्ट्र का पैसा चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जहां चुनाव होता है वहां चुनाव से पहले 3 महीने रैलियां करते हैं, घोषणाएं करते हैं। किसी आईएएस की ड्यूटी लगाया कि आपने जाके पहले बताओ उत्तर प्रदेश में क्या किया, मोदी जी हिमाचल में क्या किया, कर्नाटक में क्या किया। मुझे आप ये बताइए, आपको इतनी चिंता, इतनी परेशानी है तो आप अपने स्टेट का दिखाइए, आप कर लीजिए, अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए। आपका रिकॉर्ड कार्ड है क्या? आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। मोदी ने तो काम किया है, वो दिखाएगा। मोदी क्यों नहीं दिखाए? उसने 10 साल अपने दे दिया, एक छुट्टी नहीं ली उसने, एक छुट्टी नहीं ली। वो प्रचारक नहीं, वो सेवक है, और जो सेवक है वो अपने काम के बारे में बताएगा। हाँ जी, आएंगे मोदी जी। कहां से आप आए? यूपी से। हाँ जी, किसी ने नाम लिया जी। जी, कहां से आना हुआ? राजस्थान से। राजस्थान से। ये जो कह रहे हैं ना कि आईएएस की ड्यूटी गांव में लगनी चाहिए, हाँ। माननीय वसुंधरा राजे जी ने अपने राज में पहले टर्म में आईएएस की ड्यूटी गांव में रात की ड्यूटी लगाई है, और एक एक रात आईएएस ने गांव में बिताई है। नंबर 1। नंबर 2, ये कह रहे हैं ना कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने ससुराल वालों का मतलब उसमें वार्षिप में, कौन ससुराल, कहाँ, किसकी? पूर्व प्रधानमंत्री, उनका नाम नहीं लेता मैं, उस परिवार का, मैं उस परिवार का नाम नहीं लेता कभी भी। उन्होंने पार्टियां करवाई अपने ससुराल वालों को। मैं भी ज्यादा कुरेदता नहीं हूं, ज्यादा कुरेदना मेरी भी आदत नहीं है, समझ तो मैं भी गया था पहले ही उसमें। मैं नाम नहीं लेता। तो उन्होंने तो कहा है, बीजेपी ने तो कहा, उनके प्रवक्ता ने कहा कि जो युद्धपोत था उसमें इस्तेमाल पारिवारिक दृष्टिकोण से किया गया, क्या वो सही था या गलत था? जी, मैं बिल्कुल देता हूं आपको। जी, आम आदमी पार्टी। प्रतीक भाई, अभी तक जितने भी आईएएफ अधिकारी थे उनको कलेक्टर कोई बोलता था, कोई बोलता था जिलाधिकारी, कोई बोलता था कमिश्नर बनते थे। अब भारतीय जनता पार्टी एक नया पद लेकर रथ प्रभारी बना रहे हैं, तो मैं सारे यूपीएससी के जितने एस्पिरेंट हैं उनको बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपको गिफ्ट दे रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के विश्वसनीयता पे सवाल है, उनके नेता पे सवाल है, प्रधानमंत्री के बात पे सवाल है कि उन्होंने आज जनता उनके बातों पे विश्वास नहीं करी है, तो अब आईएएफ अधिकारियों को ये यूज करना स्टार्ट कर दिए। क्यों विश्वास नहीं करी है? क्योंकि इन्होंने 2014 में जो वादा किया था, 2019 में जो वादा किया था, एक भी वादा जनता फिर इन्होंने पूरा नहीं किया, इसलिए अब आईएएफ को इनको यूज करना। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, मैं आया। एक आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ लेती हूँ, आपके स्टार प्रचारक कौन है? मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन क्यों बनाए प्रचारक, क्यों बनाए इलेक्शन में जाकर? क्योंकि इनके प्रचारक वो ही हैं जो जेल में बैठे हैं और जो स्कैम्स करके बैठे हैं। और इनको पूछिए, ये आईएएस ऑफिसर्स की बात करते हैं, वो तो खुद कहते हैं अरविंद केजरीवाल, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मेरा बस चलता तो मैं आईएएस ऑफिसर बन के करोड़ों खा सकता हूँ, पर मैं गया नहीं खाने। तो आप समझिए उनकी इस मानसिकता को, समझिए कि वो कहते हैं क्या। गजब है भाई, कहां से आना हुआ? गुरु बैठे रहिए, गुरुजी बैठे रहिए। कहां से आना हुआ? बिहार। अरे ले चलो हमको भी वही बिहार। नहीं नहीं, यूपी नहीं, बिल्कुल नहीं, यूपी से बिल्कुल नहीं पूछेंगे, खड़े रहिए। यूपी, यूपी में कहां से हैं? हाँ तो बिल्कुल, वहां से तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे। जी, ऑफ कोर्स यू हैव टू रिप्लाई एंड देन समाजवादी पार्टी। प्रतीक भाई, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है। अगर वो जेल में इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने रीढ़ की हड्डी कमजोर नहीं की। अगर रीढ़ की हड्डी अपनी कमजोर कर लेती तो आज वो मुख्यमंत्री होते। जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा है, जिस तरीके से नारायण राणा है, जिस
भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं हमारे पास मोदी वॉशिंग पाउडर है, आप भ्रष्टाचार करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पार्टी में आकर के करिए हम आपको धूल करके एकदम उसका व्हाइट, एकदम से धूल करके। कहां से आना हुआ? बिहार से, बिहारी, बिहार से। एक मिनट रुको। हाँ? एक बिहारी सब पर भारी। ये तो बात सही है। एक केजरीवाल सर, एक केजरीवाल फ्री फ्री करके भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ा देगा क्या? कहाँ का पैसा? अरे पाकिस्तान की तरह कटोरा लेकर भीख मंगा देगा यही केजरीवाल। नटवर लाल है, नटवर। आदमी संभाल नहीं पाता। पहला सेंटेंस तो ठीक था, लेकिन दूसरा सेंटेंस संभाल नहीं पाता। भावनाएं संभाला करो। बिल्कुल। हाँ, ना, बिल्कुल वो अलाउड नहीं है हमारे यहाँ। कहाँ से आना हुआ आपका? मैं यूपी से। यूपी में कहाँ से? आ रहा हूँ। आजमगढ़। आजमगढ़ से। क्या कर रही हैं दिल्ली में? अभी मैं मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रही हूँ। किसका? मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट का। बहुत अच्छा है और उसमें बढ़िया है, स्कोप भी बहुत अच्छा है मेकअप आर्टिस्ट का, और ज़रूरत भी बहुत है, और हमारी इंडस्ट्री में भी ज़रूरत पड़ती है मेकअप आर्टिस्ट की। तो आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये बताइए कि चेहरे को कैसे छुपाया जाए, क्योंकि बहुत काम आएगा अभी 5 राज्यों के। अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर। अरे आ जाइए प्लीज काम। अरे भाई खड़ा हूं, अंदर आइए। अच्छा आज आप अंदर आ जाइए, मैं बता रहा हूं आपसे कुछ नहीं, आपको थोड़ी ना कहना है। अंदर आइए। इस चेहरे में भी बड़ा कुछ लिखा होता है, और इस चेहरे को छुपाया कैसे जाए ये बहुत जरूरी होता है। तो 23 में भी 5 राज्यों के चुनाव है, उसमें छुपाने की जरूरत है। फिर 24 का भी चुनाव है। तो रुको, दूसरे वाले में नहीं बोलना चाहिए। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा। सीमा आजमगढ़ से आती है। एक छोटा सा जिला है उत्तर प्रदेश का, वहां से निकल के आई है। पहले तो इनके लिए सब लोग ताली बजाइए। और एक अच्छा कोर्स कर रही है मेकअप आर्टिस्ट का। बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हें, जीवन में बहुत सफल हो और मुंबई तक पहुंचो तुम, तुम्हारी यात्रा पहुंचे। तो एक चेहरे में कैसे चीजों को, कुछ चीजें निकालनी पड़ती हैं, कुछ चीजें छुपानी पड़ती हैं। तो छुपानी वो चीज पड़ती है जो चेहरे में लगता है कि ये गड़बड़ करेगा मेकअप के हिसाब से, और उभारना वो पड़ता है जो लगता है इसके चेहरे की सबसे अच्छी चीज है ना? कुछ ऐसा ही होता है ना? हाँ, ऐसे ही होता है। वो तो कलर करेक्टर से सब कुछ हाइड कर दिया जाता है। अभी थोड़े से सबक और लो मेकअप के। मेकअप पूरी आर्ट है ना? उसको समझने की और उसको सीखने की कोशिश karo। कहां से आना हुआ आपका? मैं दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली के हैं क्या? कौन सा खेल खेलते हैं? मैं तो क्रिकेट खेलता हूँ, बास्केटबॉल क्रिकेट। माथे पे कपारे पे लिखा रहता है कि कौन कौन सा खेल खेलता है। इधर नहीं पूछा मैंने कि कौन सा खेल खेलते हैं। इधर गए भी लोग। हाँ जी, रुंझुन जी, वेरी क्विक। सर, अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता है। इधर आइए, ये बिहार से आए। अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता है। हाँ। यही हाल है। अभी हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि हमारे यहाँ के जिलाधिकारी महोदय मुख्यमंत्री जी का प्रचार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी वहाँ हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं, सारे जिलाधिकारी महोदय किए जा रहे हैं। कहाँ पे? दरभंगा जिला में। बिहार के मुख्यमंत्री जी कहीं भी प्रोग्राम करें, दरभंगा जिला के फेसबुक पे आता है, कलेक्टर साहब के फेसबुक पे। तो ये क्या है? आप पदाधिकारी का यूज करें, आप करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। ये बात है। अगर इनको इतना शौक है कि पदाधिकारी गांव में जाए, तो सबसे पहले भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल, जो चीफ जस्टिस हैं, इन सब का आवास कैंसिल, जैसे इनका कार्यकाल खत्म, ये गांव में जाएं, ये बताएंगे कि हमने क्या देश के लिए किया। बच्चों, तुमको क्या करना है, किस प्रकार से पदाधिकारी को यूज करना है, किस प्रकार से पदाधिकारी हमको यूज करेगा, ये चीज ये लोग नहीं बोलेंगे। डिबेट का एक एथिक्स होती है, डिबेट में एक वैल्यू होती है, और वो सबसे वहां तक पहुंचा जाता है। डिबेट में कोशिश की जाती है कि बहस से वहां तक पहुंच पाए। रुंझुन जी ने एग्जैक्टली वही जगह बताई। समाजवादी पार्टी आज हमारे साथ डिबेट में शरीक हो रहे हैं धर्मेंद्र यादव जी। जी प्रत्येक जी, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल चरित्र है, छल कपट झूठ धोखा। हाँ, रुको। पहले ही सेंटेंस में इन्होंने जो है उधर से आवाज उठा दी। नहीं, बोलिए धर्मेंद्र जी पहले। उसको पेश करने के नायाब तरीके मोदी जी लाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अपने झूठ को छुपाने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी के नेता गांव में जाते हैं,
किसान डंडा लेके पूछता है साहब मेरी आय दोगुनी नहीं हुई, खाद का रेट कैसे बढ़ गया, बीज का रेट कैसे बढ़ गया, पानी का रेट कैसे बढ़ गया, सिंचाई कैसे महंगी हुई, और जब मैं बिजली का बिल जमा करने जाता हूं तो 8,000 रुपए आता है और डंडा लेके भगा देता हूं उनको। इनको पता है गांव में जाएंगे डंडा खाएंगे, तो कलेक्टर साहब को लगाओ, एसएसपी को लगाओ, उनके पास तो पूरी फौज है, कौन उनसे पंगा लेगा। सुबह जाना है, दूध बेचने जाना है, सब्जी बेचने जाना है, दरोगा डंडा मारेगा तो आपको रुकना पड़ेगा। यह भारतीय जनता पार्टी यह भी बतवाए जिलाधिकारियों से कि आज इस देश की सीमा पर चाइना 46,000 वर्ग किलोमीटर घेर कर बैठा हुआ है, लेकिन 56 इंच की छाती सिकुड़ गई है। अरे देश की 1 इंच जमीन कीमती होती है, जिसके लिए हमारे नौजवान अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। आपको जू नहीं रेंग रही है क्या? इस देश के कलेक्टर, एसएसपी, डीजीपी, आईजी ये बताएंगे कि इस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, अखबारों में सुरक्षा नहीं होती है। धर्मेंद्र यादव जी आज हमें डिबेट में शरीक हो रहे हैं। जी मैं बिल्कुल दे रहा हूँ जी बीजेपी। मैं पूछना चाहती हूँ सपा से कि आप ये बताइए अखिलेश यादव जी, आप तो कांग्रेस के साथ साथ चले थे ना गठबंधन करने, क्या हुआ? कहाँ गया आपका गठबंधन? आज आप घूम गए तो आप पीछे पीछे थे, फिर अचानक से आपको याद आ गया क्योंकि अब वो आपको नहीं ले रहे, अब वो आपको छोड़ दिए हैं, तो अब आप फिर मोदी मोदी कर रहे हैं। अरे आप खुद 10 वोट नहीं लेकर आ सकते, आपकी अकेले की पार्टी। आप बात करते हैं आप बिना अलायंस के रह नहीं सकते, आपको हर समय किसी ना किसी अलायंस की जरूरत है, और आप क्वेश्चन कर रहे हैं मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आपको वोट भी मिलता है और आपको सीटें भी मिलती हैं, दो राय नहीं जी। बहन जी को लगता है चिल्लाने से झूठ सच हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। 32 दलों के दलदल में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता प्रवचन दे रही है। यहाँ पे 22 पार्टियां ऐसी जिनका एक भी विधायक सांसद नहीं है, उससे गठबंधन करके बैठी हैं। भारतीय जनता पार्टी आज उस दलदल में है, मैंने बताया जनता इनसे लड़ रही है, इनकी हैसियत नहीं है कि गांव में जाके वोट मांग सके, क्योंकि इन्होंने अग्निवीरों के साथ क्या किया। अग्निवीर शहीद हो रहा है, उसे कोई सम्मान नहीं मिलेगा, राजकीय सम्मान नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा, उसके छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, उसकी पत्नी कहाँ जाएगी, उसका परिवार कहाँ जाएगा, उसको इन्होंने दूध में मक्खी की तरह बाहर कर दिया। ये जो अग्निवीर का देखिए जी बिल्कुल अग्निवीर का क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहिए। क्या एलिमेंट्स को मिलने हैं, सरकार की तरफ से क्या प्राप्त तो होगा, वो जो ट्वीट है उसको बताइए जी। भैया जी अभी इन्होंने प्रश्न उठाया भारतीय जनता पार्टी का, मूल चरित्र की बात आपने करी, तो मूल चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के चलती है। आप इसी तरह का सॉन्ग रचने का प्रयास कर रहे थे और 26 पार्टियां, स्पेशल 26 पार्टियां बनी थी। आपने सपा नेता देखिए, कांग्रेस पार्टी को सपा अपने आप में चिरकुट बताती है, चिरकुट की संज्ञा दी जाती है। अरे किस तरह का मर्यादा लेकर के आ रहे हैं, आपने यही सॉन्ग रचने का प्रयास किया। कांग्रेस दूसरी बात है, दूसरी बात पे आ रहा हूं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कर्नल कहना मान ले, बुरिया बिस्तर बांध ले। ये पूरे राजस्थान में नारे लग रहे हैं, पूरे राजस्थान की जनता नारे लगा रही है, तो मोदी जी का विचलित मन घबरा गया कि 38 दलों का दलदल जो मैं फंस गया हूं। भारत की शान जो सेना है उसको सेल्फी पॉइंट पे भेज दो, भारत की शान जो ब्यूरोक्रेसी है उसको गांव में रथ यात्रा में बैठा के भेज दो, मोदी जी की शायद इज्जत बच जाए। 6,000 करोड़ रुपए खर्चा करके पिछले 10 सालों में मोदी जी ने अपनी इज्जत ना बचा पाई, तो ये हमारे देश की शान ब्यूरोक्रेसी। अब आया अब मैं जनता, रुको, अरे रुको यार, हर 24 घंटा तुम ही बोलोगे जी। कहाँ से आना हुआ? बिहार से सर। बिहार में कहाँ से? पटना से सर। पटना से। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार जी। क्या काम करते हैं? मैं ज्यादा सवाल तो नहीं पूछता हूँ। नहीं सर। हाँ जी। हम समाज क्या काम करते हैं? काम प्रॉपर्टी डीलर का काम। जैसा ही आपने पूछा क्या काम करते हैं, मुझे थोड़ा सा पॉज लिया आपने, तो समझ तो गया था कि आप प्रॉपर्टी के डीलिंग का ही काम करते हैं। कोई अच्छा काम है भाई, बोलना चाहिए, धड़ल्ले से बताना चाहिए जी। बोलिए। समाजवादी पार्टी के नेता जो अभी बोले कि महंगाई तो है, लेकिन एक देश का नाम बताए कोरोना के बाद कि वहां महंगाई नहीं बढ़ा है। कोई एक देश का नाम बताए, कोई भी व्यक्ति यहाँ बता सकते हैं कि कोरोना के बाद वहां महंगाई नहीं बढ़ा, केवल भारत में बढ़ा। जबकि भारत में कोरोना के लिए सबसे ज्यादा काम हुआ है, सबसे ज्यादा खर्च दूसरे देश के लिए भी। ये पहला पूरे संसार में देश है कि दूसरे देश की अपेक्षा में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला यह देश बना है। एक देश का नाम केवल बता दे कि वहां महंगाई नहीं बढ़ा है, देश का नाम जी। ठीक है, इधर हाँ जी जनाब। ये मैं 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ विपक्ष के नेताओं। क्या भाई, क्या हो गया?
सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं जो बिहार में जो जातिकरण समीकरण इन्होंने अभी बैठाया है, ठीक है, तो इन्होंने कहा भाई साहब ने चुनाव के समय मोदी ने चालू करा, तो इन्होंने जातिकरण जो समीकरण अभी जो क्या कहते हैं जनसंख्या जो इन्होंने करवाई थी काउंटिंग, ये भी तो चुनाव के समय करवाई। तो आपको नहीं लगता कि ये देश को विभाजन के तरीका कर दिया इन्होंने? बीज एक बो दिया देश का विभाजन का। ऊपर से राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिसका जितनी आबादी उतना हक, और मान के चलो ओबीसी की संख्या ज्यादा है, मान के चलो क्या है ना, है ना, वो कहते हैं कि भैया अब तो हमारे 20 जिले हो गए, हम इसमें किसी को रहने नहीं देंगे, तो क्या कर लेंगे? ये देश में एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि जिसकी जितनी आबादी, जितनी जिसकी संख्या, उतना उसका हक। अब सवाल ये है कि इन्होंने जो सवाल किया वो मान लीजिए वो एक्सट्रीम सवाल है, लेकिन अगर आबादी के हिसाब से तय होगा तो फिर अब कहां पहुंचेंगे? ये इस बात पर भी हमें विचार करना चाहिए। ऑफ कोर्स कांग्रेस वांट टू, क्योंकि कांग्रेस का आम मन है हर जगह जनगणना कराना। जी देखिए, इसका सीधा सा सवाल है, भाजपा के मंत्री जो गिरिराज सिंह से लेकर सारे अश्विनी चौबे तक कहते हैं आप पाकिस्तान चले जाओ एक धर्म विशेष को, तो क्या वहां इनको रखने का हक नहीं है? उनको रहने का हक। पहले तो डिबेट का नियम सीखिए। डिबेट का पहला नियम यह है कि धैर्य रखिए, सब्र रखिए, मुस्कुराइए कम, मुद्दे पे ज्यादा रहिए। समझ गए? बस। हाँ, कांग्रेस का लक्ष्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो और सबका विकास हो। तो फिर ये नारा क्यों है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी? सबको पता होना चाहिए कि किसको आर्थिक आधार पे किसको रोजगार की जरूरत है, किसको दवाई की जरूरत है, किसको सुरक्षा की जरूरत है। सरकार तो इसके लिए आबादी का ही। बिल्कुल, आप राजनीति करते हैं हिंदू और मुसलमान में, देश को बांटते, तो आपको शर्म नहीं आती है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जात पर न पात पर वोट लगेगा? देखिए, जात और पात की बात नहीं होती है, बात होती है कि भेदभाव करना गलत है। चातुर्वर्णम मया सृष्टः गुण। अरे तो पंडित जी की बात नहीं है। तो पंडित जी, तो यही तो हम भी पूछ रहे हैं कि इसमें यह भी हो सकता है कि जात तोड़ो और समाज जोड़ो। समाज को आपको जोड़ना पड़ेगा, हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा और देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। रुको, अरे एकदम से कोई मतलब देवता चल जाते हैं क्या एकदम से? रुको, होल्ड। अरे भाई, आपका जो आइडिया है ना, आधा तो इसी में खो जाता जब तक माइक चुपचाप खड़े रहा करी, जब मैं आया करूं माइक लेके तब आया करी, बोला करिए बीच में। जी भैया जी अभी इन्होंने प्रश्न उठाया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो ये किसका लक्ष्य है? ये किसका लक्ष्य है? सनातनियों का समूल नाश करना ही हमारा लक्ष्य है। उदयनिधि स्टालिन ने जब कहा था तो इनके मुंह में दही जम गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी उसमें सो रहे थे, समाजवादी पार्टी के नेता उसमें सो रहे थे, अरविंद केजरीवाल उसमें सो रहे थे। हाँ, वाकई में वो सो रहे थे। जी, समाजवादी पार्टी। मैं मुद्दे पे बार बार बात करूंगा। नेता बड़ा सयाना होता है, उसे पता होता है कहां गाड़ी मोड़नी है, कहां गाड़ी रोकनी है, कहां स्टीयरिंग पे बैठ जाना है, कहां स्टीयरिंग पे घुमा के पीछे ले जाना है। यादव जी ने गाड़ी तो मोड़ दी, वाह, बहुत अच्छी बात है। और ये डिबेट में हक होना चाहिए कि उसको कब गाड़ी कहां कैसे मोड़ के ले जानी है। ये डिपेंड करता है उनके ऊपर कि कहां तक स्ट्रेस कर पाए। मैं इन जनता का जवाब दे हूं। एक भाई ने सवाल पूछा, इस कोरोना काल में इस दुनिया का भारत एकलौता देश है जिसमें 1000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति 100 लोगों की हो गई है, और उसमें अडानी अंबानी का नाम बाद में ले लेंगे हम उसके बाद। बहन जी लगातार गूगल कर रही हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि 9 साल बीत गए, 20 करोड़ रोजगार कहां गया भाई? हर घर को छत मिलना था, सबको छत मिलेगा। कौन सा छत मिला मुझे बता दो भैया। अब क्यों ब्यूरोक्रेसी को लगा रहे हो? मुझे बता दीजिए, महंगाई कहां चली गई? किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई? ये हमने नहीं कहा था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करके बेटियां जलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग। बीजेपी बेटी पढ़ाओ जलाने वाले ना। जी आइए। देखिए, अभी आपने चर्चा कर रहे थे कि खड़गे साहब ने पत्र लिखा। ये बताइए, अधिकारी किसके? जनता के। नेता किसके? जनता के। मंत्री किसकी? जनता की। अगर वो जनता की सेवा कर रहे हैं तो खड़गे जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। इनकी समस्या ये है कि 9 साल से न कोई नेहरू आ रहा है, न कोई गांधी की योजना आ रही है। ये योजना नहीं आ रही है तो परियोजना कैसे चलेगी? खड़गे जी की समस्या ये है। खड़गे जी की समस्या नहीं है कि अधिकारी काम कर रहा है। अधिकारी जनता का नौकर है और उसको काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए अगर नेता बोलता है तो उसको भी जवाबदेही
बनती है। ये समझ नहीं आता। नेताओं का भी हमारे मित्र बोले थे बेरोजगारी पे। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 2017 के पहले 2017 के पहले 17% थी। इनके मुंह में क्या दही जमे थे? आज 4% है। जाके देखो। ये बोलना है किसानों की बात। 2015 के बाद 1 लाख करोड़ गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ था। जाके आईना देखे। ये बता दीजिए गन्ना का भुगतान कितना रुपया था? इनको नहीं पता होगा। ये किसान के नेता बने हुए हैं। अब आओ, कहाँ गए? आइए जनाब अली। अरे इधर आइए। आप ही की तो मोहब्बत में गिरफ्तार हैं हम। कहाँ से आना? अरे बोलिए, जरूरी नहीं होता हर चीज में बोलिए। अरे नहीं माने तो नहीं बोलेंगे। कहाँ से आप आए हैं? हम पंजाब से। पंजाब से? पंजाब में कहाँ से? जिला रोपड़। अरे बहुत अच्छी जगह है। बढ़िया। कहाँ से भाईजान? क्या नाम? आलम नाम है, लक्ष्मी नगर से। लक्ष्मी नगर से। तो मन तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर तो रहा है बोलने का। थोड़ा बहुत बोलिए, फिर खुल के बोलिएगा। नहीं, ये कह रहे थे कि मंत्री IAS जितने भी मतलब नौकर है, तो फिर IAS अफसर को भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके पूरे हिंदुस्तान में जो है प्रचार करवाइए। तो फिर अधिकारी से बीजेपी के पार्टी का झंडा लेके पूरे हिंदुस्तान में प्रचार करवाइए। प्रचार करवाइए। मोदी जी ये किया, मोदी जी वो किया, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। एक चीज समझनी पड़ेगी, बड़ी बारीक सी चीज है, छोटी सी चीज है। एक होती है पार्टी और एक होती है सरकार। तो सरकार और पार्टी का भेद समझना पड़ेगा। पार्टी से एक पार्टी का विशेष बहुमत है तो वो सरकार बनाएगी, लेकिन अब सवाल यह है कि सरकार का भेद और पार्टी का भेद समझना पड़ेगा। वेरी क्विक रिस्पांस, देन आई विल टेक अ ब्रेक। देखिए, जितने भी सरकारी तंत्र है, या तो MP हो, MLA हो, वो घरों में AC रूम में नहीं बैठने चाहिए। अगर आज बीजेपी गवर्नमेंट विश्वकर्मा योजना लेके आई है, तो इस योजना का लाभ जो निम्न स्तर के लोग हैं उनको कैसे मिलेगा, वो किस तरीके से मिलेगा, ये कौन समझाएगा? या तो MP MLA जाके क्षेत्र में समझाए, या जो पर्टिकुलर अधिकारी है वो नहीं समझाएंगे तो आम जनमानस तक ये योजना का लाभ कैसे मिलेगा? तभी तो बिचौलिए बीच में आते हैं और कहते हैं हमें तुम्हें ये योजना दिलवाएंगे, हमें तुम इतने पैसे दो। तो अगर सरकारी तंत्र का यूज किया जा रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं। सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं। तो रथ प्रभारी बनाए जा रहे हैं अफसर, तो इसमें कोई गलती नहीं है। बकौल इधर। लेकिन विपक्ष ने तो सवाल पूछे हैं और हम भी सवाल पूछेंगे। वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है। राष्ट्रपति बाइडेन की डेल्टा फोर्स के कमांडो के साथ तस्वीरों ने सब कुछ साफ कर दिया है। अमेरिका के डेल्टा फोर्स ने कई महत्वपूर्ण मिशन को अंजाम दिया है, चाहे ओसामा बिन लादेन को मारने की बात हो, या फिर सद्दाम हुसैन को पकड़ने की बात, या फिर अफगानिस्तान से तालिबान को खदेड़ने का मामला हो। तमाम मिशनों में अमेरिका के डेल्टा फोर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम भूमिका रही। अमेरिका की डेल्टा फोर्स खास तौर पर आतंकवाद विरोधी मिशनों में शामिल होती है। बंधकों को बचाने और आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने के लिए ऑपरेशन चलाने में माहिर है। तो हमास के आतंकी गाजा के अंदर 500 किलोमीटर में फैली सुरंगों में छिपे हुए हैं, जहां से वो इजराइल के सैनिकों को चुनौती दे रहे हैं। अब आप समझिए, अमेरिका डेल्टा फोर्स इन्हीं सुरंगों में छिपे आतंकियों को काल बनकर जंग के मैदान में उतर रखी है। क्योंकि अगर बात करें तो डेल्टा फोर्स को इसी तरह के ऑपरेशन में महारत हासिल है। लेकिन 45 किलोमीटर लंबे और 6 से 10 किलोमीटर चौड़े गाजा पट्टी में करीब 25 लाख लोग रहते हैं। ऊपर से देखने पर गाजा पट्टी एक घनी आबादी वाला इलाका नजर आता है, जहां बाकी शहरों की तरह घर, दुकान, स्कूल, अस्पताल, मस्जिद और दफ्तर दिखते हैं। लेकिन ये सिर्फ गाजा की ऊपरी झलक है। गाजा की जमीन के नीचे एक अलग दुनिया है, शहर के नीचे सुरंगों का शहर। ये है हमास का पाताल लोक। इसी पाताल लोक में हमास ने अपने हथियारों का गोदाम बना रखा है। करीब 365 वर्ग किलोमीटर में फैला गाजा इसलिए सबसे बड़ा मजबूत किला है, क्योंकि जितना गाजा ऊपर नजर आता है उससे कहीं ज्यादा गाजा जमीन के नीचे है।
गाजा के इन सुरंगों में 2 मंजिला इमारत होने के दावे किए जाते हैं और इनका रास्ता सुरंगों से होकर खुलता है। इन्हीं सुरंगों के अंदर हमास के हथियार निर्माण की फैक्ट्रियां हैं। देखिए, इस तरह सुरंगों के अंदर हमास ने रॉकेट बनाने की फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। दावा किया जाता है कि गाजा के अंदर 500 किलोमीटर लंबाई की फैली हुई सुरंगें हैं। इन सुरंगों के अंदर हमास के आतंकी चूहे की तरह छुपे हुए हैं और जैसे इजरायल की सेना गाजा के अंदर घुसेगी, हमास के आतंकी इजरायल की सेना पर टूट पड़ेंगे। लेकिन इन्हीं सुरंगों में छिपे हमास के आतंकियों के खात्मे को अमेरिका की डेल्टा फोर्स अंजाम दे सकती है। कैसे, इसे आगे बताएंगे। अभी ये जान लीजिए कि अमेरिका की डेल्टा फोर्स के पास सुरंगों को ढूंढने, बंधकों को छुड़ाने, सुरंगों को साफ करने, उनको तबाह करने में महारत हासिल है। हमास के इन बारूदी सुरंगों के ऊपर की धरती पर बर्बादी और तबाही पसरी है। इजरायल ने गाजा के खिलाफ पूर्ण घेराबंदी कर दी है। जमीन, समंदर और हवा से बमबारी की है। गाजा की बिजली, भोजन और पानी को काट दिया गया है। आइए सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए गाजा की बर्बादी की फुल पिक्चर देख लेते हैं। हमास और इजराइल के बीच में भीषण युद्ध चल रहा है और गाजा की संपूर्ण घेरेबंदी की पूरी तैयारी इजराइल की ओर से कर ली गई है। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सैटेलाइट तस्वीर है। इस सैटेलाइट तस्वीर को जरा बहुत गौर से देखिए। इसमें गाजा से लेकर इजराइल और उसके पड़ोसी मिस्र बॉर्डर की पूरी कहानी आप देख पाएंगे। गाजा के उत्तरी सीमा पर मौजूद इस क्रॉसिंग का नाम, जो आप यहां देख रहे हैं, इरेज क्रॉसिंग है, जो कि फिलहाल बंद है। ये है गाजा की सलादीन रोड। अगर आप देखें तो सलादीन रोड यहां पर आपको ठीक उत्तरी इजराइल के नीचे दिखाई देगी और सलादीन रोड जो कि पूरे गाजा और पूरब और पश्चिम को बांटती है। इजराइल ने हमले से पहले इसी रास्ते को निकासी के रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया था। यहीं से तमाम मिलिटेंट्स निकलकर भागे थे। लेकिन अगर इसके बाद आप देखेंगे, ठीक इसके दक्षिण में अगर जाएं तो देखिए, फिलिस्तीन का बीट लाहिया इलाका है। मिसाइलों से यहां पर अटैक किया गया था। इजराइल ने इस शहर की तस्वीर ही मिसाइलों से अटैक करके पूरी तरीके से बदल डाली थी। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्तनाबूद कर दिया था। लेकिन इसके पूरब में अगर आप देखें तो बीट हनौन का ये इलाका भी आप देख पाएंगे, जहां पर भारी बमबारी की गई थी। इजराइल की तरफ से भारी बमबारी हुई थी। इस इलाके में भी भीषण तबाही मचाई गई थी। बीट हनौन के अगर दक्षिण की बात करें तो बसा ये शहर, जरा आप जबालिया भी देख लीजिए। घनी आबादी, शरणार्थी शिविर यहां पर है और जो कि फिलहाल युद्ध की वजह से, तमाम अटैक्स की वजह से इस वक्त मलबे में तब्दील हो चुका है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। लेकिन इसके अलावा गाजा शहर की बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गाजा शहर वहां पर आप देख रहे हैं और अल अहली अरब अस्पताल, जहां पर 17 अक्टूबर को बड़ा अटैक किया गया था और वहां पर ब्लास्ट में सैकड़ों लोगों की मौत भी हुई थी। लेकिन इसके अलावा इजराइल गाजा बाड़ को भी देख लीजिए। इजराइल गाजा बाड़ यहां पर है। अगर आप देखें तो ये इजराइल का इलाका है और ये बफर जोन है, ये गाजा पट्टी है और उधर भूमध्य सागर है। इस बॉर्डर के दोनों तरफ 100 से 400 मीटर तक का बफर जोन है। ये वाला इलाका बफर जोन में है, जहां आना जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। लेकिन इसके अलावा आपको इजराइल का कफर अजा भी दिखाते हैं, जहां 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया था। यह कफर अजा का इलाका है जहां पर हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर अटैक कर दिया था और उसके बाद से ही युद्ध की शुरुआत हो गई थी। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो नाहा ओज का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। नाहा ओज क्रॉसिंग 2010 में स्थायी रूप से बंद कर दी गई थी। ये बॉर्डरिंग इलाका अगर आप देख पाए, नाहा ओज का बफरिंग जोन इजराइल और इस तरफ गाजा पट्टी, आप साफ तौर पर देखिए, ये जो इलाका है इसे 2010 में ही बंद कर दिया गया था। ये सिलसिला यही नहीं थमता है। आपको इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए और भी बताने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इसके बाद ये आगे घेरेबंदी करने की कोशिश इजराइल की ओर से की जा रही है। उसके बाद देखिए करनी चौराहा आता है। ये बिल्कुल ठीक अगर आप यहां पर देखें तो ये बॉर्डर पर मौजूद है। 2011 में इसे भी स्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, जिससे कि ये जो बफर जोन है, गाजा से बफर जोन होते हुए इजराइल में हमास के मिलिटेंट्स एंटर ना कर पाए। लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे सलाह अल दीन रोड की भी। दक्षिण की ओर जाने के लिए ये सड़क है, मिलिटेंट्स इसका इस्तेमाल करते हैं और यहीं से आतंक फैलाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन जिक्र गाजा नदी का भी होना बेहद जरूरी है। अगर आप देखें, ये गाजा नदी है, सामरिक लिहाज से बेहद अहम है और इसका भी इस्तेमाल करके, इस नदी का भी इस्तेमाल करके मिलिटेंट्स इजराइल में हमेशा अटैक करते रहे हैं। लेकिन गाजा बिजली संयंत्र की अगर बात करें, जो कि आप यहां देखेंगे, गाजा बिजली संयंत्र जो
जो अभी भी बहुत ही बुरी हालत में है। इजराइल की ओर से अटैक करके गाजा बिजली संयंत्र को ध्वस्त कर दिया गया है। दरअसल इजराइल की प्लानिंग यही है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाए, हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, हमास के मिलिटेंट्स और हमास अपने आप घुटने टेक देंगे। लेकिन उसके बाद अगर हम जिक्र करेंगे, इधर अगर आप देखें तो दीर अल बलाह जो कि दक्षिण में घेरेबंदी के काम आता है, यहीं से हमास के मिलिटेंट्स बफर जोन और फिर बफर जोन के बाद इजराइल में अटैक करते हैं। बनी सुहेल का भी जिक्र कर लेंगे। अगर आप देखेंगे यहां बनी सुहेल 4% से भी कम पानी बचा है और युद्ध की स्थिति में आप देखिए जिंदा रहने के लिए न सिर्फ आम लोगों को बल्कि मिलिटेंट्स को भी कम से कम खाना पानी तो जरूर चाहिए होता है, लेकिन यहां महज 4% पानी बचा हुआ है। खान यूनिस दक्षिणी शहर जहां पर भारी भीड़ है, खाना पानी की परेशानी है। आप यहां पर देखिए भोजन, पानी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और जिक्र सूफा क्रॉसिंग का भी कर लेंगे, जिसे 2008 में स्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। और स्थायी रूप से इसलिए बंद किया गया था क्योंकि बफर जोन से लगातार हमास के जो मिलिटेंट्स हैं वो इजराइल में घुसने की कोशिश करते रहे हैं। मिस्र का जिक्र कर लेना बहुत जरूरी है। बॉर्डरिंग इलाका है ये, रफा क्रॉसिंग का जिक्र करेंगे। रास्ता फिलहाल खुला हुआ है, मिस्र में घुसने के लिए हजारों रिफ्यूजीज वहां पर जमा हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि यहीं से अब वो मिस्र में घुस जाएं, वहां पर शरण ले लें। गाजा के लोगों की मदद के लिए मिस्र की रफा क्रॉसिंग अब खुल गई है। मिस्र और गाजा के बीच की रफा क्रॉसिंग से फिलिस्तीनियों को जरूरी सामान पहुंचाने का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। अब तक 20 ट्रक जरूरी सामान लेकर गाजा पहुंच चुके हैं। तो ये गाजा को संपूर्ण तरीके से घेर लिया जाए, इजराइल की वॉर स्ट्रेटजी। हमास के खिलाफ इजराइल जंग में हिजबुल्लाह अब हमलावर नजर आने लगा है और इस बीच दावा यह है कि अमेरिका ने पर्दे के पीछे बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है। और खबर यह है कि अमेरिका ने अपनी घातक डेल्टा फोर्स हमास के खिलाफ जंग में उतारने का फैसला कर लिया है। इजराइल की सेना की मदद के लिए इजराइल पहुंची डेल्टा फोर्स की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। अमेरिकी सेना का यह हिस्सा डेल्टा फोर्स बहुत ही घातक माना जाता है। इसने ओसामा बिन लादेन, सद्दाम हुसैन से लेकर के तमाम बड़े मिशनों को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। एक हमले में कैसे तार तार हो जाएगा हमास का आतंकी नेटवर्क। हमास की सुरंगों वाला वार भी कैसे होगा बेअसर। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड पेश करते हैं बड़ी खबर। इजरायल हमास युद्ध में सबसे ज्यादा विनाशकारी रहा रविवार। एक ही दिन में 400 से ज्यादा लोगों की मौत। युद्ध के 17वें दिन भी गाजा में हमास के खिलाफ हमले जारी। दिल्ली एनसीआर में आज और बढ़ा प्रदूषण का स्तर। कई जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार। दिल्ली में 26 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और महान स्पिनर बिशन सिंह बेदी का निधन। 77 साल की उम्र में लिए आखिरी सांस। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बेदी के निधन पर दुख जताया। हमास के पंजे से इजरायली बंधकों को कौन छोड़ाएगा? इन सभी सवालों का बस एक जवाब है, अमेरिका की डेल्टा फोर्स। एक ऐसी फोर्स जो गाजा में हमास के खिलाफ चल रहे युद्ध पर दिन के 24 घंटे या कहें कि सेकंड दर सेकंड नजर बनाए हुए है। इजरायल की तरफ से गाजा से हमास को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी है, लेकिन यह ऑपरेशन आसान नहीं है। वजह है हमास का सुरंगों में मौजूद हथियारों का जखीरा।
गाजा की सुरंगों में कैसे चुन चुन कर मारे जाएंगे हमास के आतंकी, इसके लिए अमेरिका के स्पेशल फोर्स ने कैसा प्लान तैयार किया है उसे हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले अमेरिका के स्पेशल फोर्स के बारे में जान लीजिए, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो इजराइल की धरती पर लैंड हो चुके हैं। गाजा युद्ध का सबसे खौफनाक चेहरा सामने आने वाला है, क्योंकि दुश्मनों को मौत बांटने वाले अमेरिका के जल्लाद कमांडो गाजा में दाखिल हो सकते हैं। ये अमेरिका के ऐसे खूंखार लड़ाके हैं जिन्हें दुनिया चलती फिरती किलर मशीन कहती है। इनके डिक्शनरी में दुश्मनों पर रहम नाम का कोई शब्द ही नहीं है। ये है अमेरिका की डेल्टा फोर्स। ऐसी फोर्स जो दुश्मनों को दिखाई देने से पहले उनका काम तमाम कर देती है, चोरी छिपे धावा बोलती है, अपना टास्क पूरा करती है और पलक झपकते गुम हो जाती है। टास्क चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। इजराइल युद्ध में इनकी मौजूदगी के 3 मकसद हो सकते हैं। पहला मकसद हमास के आतंकियों में दहशत पैदा करना, दूसरा मकसद हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देना और तीसरा और सबसे अहम मकसद हमास के आतंकियों को मौत के घाट उतारना। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की डेल्टा फोर्स बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल में मौजूद है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तेल अवीव में डेल्टा फोर्स के कमांडरों से मुलाकात की थी। बाइडेन और डेल्टा फोर्स की तेल अवीव में हुई मुलाकात की तस्वीर को लेकर काफी विवाद हुआ था। व्हाइट हाउस ने जो तस्वीर साझा की थी उसमें राष्ट्रपति बाइडेन अमेरिकी डेल्टा फोर्स के मेजर से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस फोटो के सार्वजनिक होने के बाद इस बात की चर्चा होने लगी कि ये फोर्स हमास से लड़ने के लिए इजराइल में पहले से मौजूद थी या जंग के बाद वहां भेजी गई। लेकिन चंद घंटों बाद ही ऑफिशियल अकाउंट से इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। हमास के खिलाफ जंग में इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने सबसे घातक डेल्टा फोर्स को तैनात कर रखा है। इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। अब तक ये माना जा रहा था कि शायद अमेरिका अप्रत्यक्ष तौर पे इस युद्ध में शामिल हो, लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन की डेल्टा फोर्स के कमांडो के साथ तस्वीरों ने सब कुछ साफ कर दिया है। अमेरिका के डेल्टा फोर्स ने कई महत्वपूर्ण मिशन को अंजाम दिया है, चाहे ओसामा बिन लादेन को मारने की बात हो या फिर सद्दाम हुसैन को पकड़ने की बात या फिर अफगानिस्तान से तालिबान को खदेड़ने का मामला हो। तमाम मिशनों में अमेरिका के डेल्टा फोर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम भूमिका रही है। अमेरिका की डेल्टा फोर्स खास तौर पर आतंकवाद विरोधी मिशनों में शामिल होती है। बंधकों को बचाने और आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने के लिए ऑपरेशन चलाने में माहिर है। तो हमास के आतंकी गाजा के अंदर 500 किलोमीटर में फैली सुरंगों में छिपे हुए हैं, जहां से वो इजराइल के सैनिकों को चुनौती दे रहे हैं। अब आप समझिए, अमेरिका डेल्टा फोर्स इन्हीं सुरंगों में छिपे आतंकियों को काल बनकर जंग के मैदान में उतर रखी है। क्योंकि अगर बात करें तो डेल्टा फोर्स को इसी तरह के ऑपरेशन में महारत हासिल है। लेकिन 45 किलोमीटर लंबे और 6 से 10 किलोमीटर चौड़े गाजा पट्टी में करीब 25 लाख लोग रहते हैं। ऊपर से देखने पर गाजा पट्टी एक घनी आबादी वाला इलाका नजर आता है, जहां बाकी शहरों की तरह घर, दुकान, स्कूल, अस्पताल, मस्जिद और दफ्तर दिखते हैं। लेकिन ये सिर्फ गाजा की ऊपरी झलक है। गाजा की जमीन के नीचे एक अलग दुनिया है, शहर के नीचे सुरंगों का शहर। ये है हमास का पाताल लोक। इसी पाताल लोक में हमास ने अपने हथियारों का गोदाम बना रखा है। करीब 365 वर्ग किलोमीटर में फैला गाजा इसलिए सबसे बड़ा मजबूत किला है, क्योंकि जितना गाजा ऊपर नजर आता है उससे कहीं ज्यादा गाजा जमीन के नीचे है। गाजा के इन सुरंगों में 2 मंजिला इमारत होने के दावे किए जाते हैं और इनका रास्ता सुरंगों से होकर खुलता है। इन्हीं सुरंगों के अंदर हमास के हथियार निर्माण की फैक्ट्रियां हैं। देखिए, इस तरह सुरंगों के अंदर हमास ने रॉकेट बनाने की फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं।
दावा किया जाता है कि गाजा के अंदर 500 किलोमीटर लंबाई की फैली हुई सुरंगें हैं। इन सुरंगों के अंदर हमास के आतंकी चूहे की तरह छुपे हुए हैं और जैसे इजरायल की सेना गाजा के अंदर घुसेगी, हमास के आतंकी इजरायल की सेना पर टूट पड़ेंगे। लेकिन इन्हीं सुरंगों में छिपे हमास के आतंकियों के खात्मे को अमेरिका की डेल्टा फोर्स अंजाम दे सकती है। कैसे, इसे आगे बताएंगे। अभी ये जान लीजिए कि अमेरिका की डेल्टा फोर्स के पास सुरंगों को ढूंढने, बंधकों को छुड़ाने, सुरंगों को साफ करने, उनको तबाह करने में महारत हासिल है। हमास के इन बारूदी सुरंगों के ऊपर की धरती पर बर्बादी और तबाही पसरी है। इजरायल ने गाजा के खिलाफ पूर्ण घेराबंदी कर दी है। जमीन, समंदर और हवा से बमबारी की है। गाजा की बिजली, भोजन और पानी को काट दिया गया है। आइए सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए गाजा की बर्बादी की फुल पिक्चर देख लेते हैं। हमास और इजराइल के बीच में भीषण युद्ध चल रहा है और गाजा की संपूर्ण घेरेबंदी की पूरी तैयारी इजराइल की ओर से कर ली गई है। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सैटेलाइट तस्वीर है। इस सैटेलाइट तस्वीर को जरा बहुत गौर से देखिए। इसमें गाजा से लेकर सुनो भैया जी की बात, भैया जी गहिन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी गहिन में जनता करती मन की बात। अज नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। अज नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। अरे भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करते हैं और तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत। ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर हूँ यहाँ पर। कैनॉट प्लेस में बातचीत का सिलसिला शुरू हो रहा है, लेकिन ये सच है कि मैं स्टेट्स के चुनाव में मुझे होना चाहिए, वहाँ पहुँच जाना चाहिए अभी तक, लेकिन कुछ लेट लतीफ़ी ही सही, लेकिन दिलो दिमाग मेरा इस वक्त वहीं है। कोशिश ये है कि जल्दी से सबसे पहले छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आखिर में राजस्थान और तेलंगाना पहुंचूं। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करूंगा। मैंने जब डिबेट आज शुरू करी थी, जो लोग डिबेट में शरीक हो रहे हैं उनका सबका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है आप? तबीयत सब बढ़िया है? हाँ, प्रेशर हाई रहता है। ब्लड प्रेशर हाई रहता है? ना 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 ना, इनका ब्लड प्रेशर नहीं है। हमेशा उसी बात पे बोलना है। देश के गद्दारों के प्रति आपका ब्लड प्रेशर अगर हाई नहीं है तो आपको अपना चेकअप कराना चाहिए। ये अलग टोन की डिबेट करते हैं और इनको पता नहीं कैसे पहचानते हैं ये। हाँ 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 हाँ, लगता है दरभंगा एम्स के पढ़े हुए हैं, जहां मोदी जी ने एम्स बनाया है। देखिए, मैं दो चीजें बहुत स्पष्ट कह दूं कि पता नहीं आपके पास कौन सा बैरोमीटर है जिससे आप गद्दारों को नापते हैं, और पता नहीं आपका दिल कैसे गवारा कर देता है किसी की डिग्री, किसी मेडिकल कॉलेज पे या किसी पे टिप्पणी करने का। किसी को कोई हक नहीं। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। मैंने जो कहना था कह दिया। किसी की डिग्री को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए, और ना ही कभी किसी के बारे में कोई ये प्रूफ है कि तुम गद्दार हो, हम देशभक्त हैं। अलबत्ता अरविंद केजरीवाल जी ने आज जरूर कुछ बात कही, और मैं जो ब्रेक के बाद आया हूँ उसका डिबेट का आगाज मैं वहीं से करूंगा। मैंने ब्रेक में पहले खड़गे जी और बीजेपी की बात से शुरू किया था, और अब मैं अरविंद केजरीवाल जी के बात से शुरू करता हूं। उन्होंने कहा जो देशभक्त हैं आपकी बात सुनेंगे, जो अंधभक्त हैं उसे देश से कोई लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं जो अंधभक्त हैं वो देशभक्त हो ही नहीं सकता, और जो देशभक्त है वो अंधभक्त हो ही नहीं सकता। ये चुनाव देश के लिए बहुत जरूरी है, और ये 5 साल और आ गए तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। एक बात आखिरी, रुकिए भाई, मैं आ रहा हूं। सर आपकी एज क्या है?
67 है। साला सब्र तो होगा बहुत सारा ना। मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट सर गिव मी अ सेकंड। डिग्री चैलेंज नहीं करनी, लोग तो मोदी साहब की डिग्री बहुत चैलेंज करते हैं और करते हैं। स्मृता ईरानी की डिग्री चलती है, वो खुद बोलती है मैं येल यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ। भाई एक मिनट, एक जना बोल रहा है ना, आपके पास तो सारी डिग्री है ना, आप ही ने तो यूनिवर्सिटी का नाम लिया ना अभी थोड़ी देर पहले, मेडिकल कॉलेज का नाम। जी एक बात, लास्ट पॉइंट मैं और कहना चाहता हूं, ये चुनाव देश के लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली और मैं डिबेट से आपको आउट कर दूंगा, मैं आपको बिल्कुल फोन कर रहा हूं। देखिए आप किसी लो, मेरी बात सुनिए, इस डिबेट से अगर आप अगर आप मुझे डिबेट करने का इजाजत देंगे तो ठीक, और दूसरी बात ये, इसी डिबेट से निकल के गए हैं आप, मेरी डिबेट को सुनने की कोशिश करिए। मेरी डिबेट में जा साहब, अगर इतना बड़ा कद हो गया, इतना ईगो हो गया तो मेरी डिबेट में माफ करिएगा। चुपचाप हटिए। अगर आपका इतना ईगो हो गया है और इतना बड़ा कद हो गया है कि अब आप यहां समा नहीं पा रहे हैं तो माफ करिएगा मुझे। बैठिए आप, बैठिए। मुद्दे की बात मैं भी कर रहा था, मुझे मुद्दा रखने देंगे कि नहीं? बीच में डिस्टर्ब करते हैं आप। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, किसी मेडिकल कॉलेज, किसी की एमबीबीएस डिग्री, किसी की कोई डिग्री हो, उसको चैलेंज करने से पहले यह ध्यान रखा करिए कि वो पढ़ाई लिख के करके आया है। और आपको अगर चैलेंज करने का मौका है तो जाइए सुप्रीम कोर्ट, करिए जाके और बोलिए जाके और लड़िए जाके, लेकिन यहां पे बहस करने दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, मैं डिबेट को आगाज करता हूं, कि अगर ये एक बार फिर से आ गए तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा 5 साल। डिबेट का आगाज करता हूं जी, पहले आम आदमी पार्टी जी, फिर समाजवादी। देखिए आज हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से तानाशाही सरकार चल रही है, जहां जहां भी इनको भारतीय जनता पार्टी को वहां सत्ताविहीन करते हैं, जनता वहां अपने एजेंसियों के थ्रू, संवैधानिक एजेंसियों को दुरुपयोग करते हुए अपने राजनीतिक लोगों को लगा करके, एलजी लगा करके, सीबीआई लगा कर, ईडी लगा करके वहां की सरकार हड़पने का प्रयास करते हैं। तो एक बात तो है, जनता के मतों का अपमान करते हैं, ये देशभक्त नहीं हो सकते। ये सारे लोग सारे देश के गद्दार हैं, जैसे अभी भाई साहब ने कहा, मैं उनका समर्थन करता हूं। बीपी बिल्कुल हाई होना चाहिए। आज देश के अंदर क्या है, आज ये आईएएस अधिकारियों को यूज कर रहे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार पे आप विपक्ष पार्टियों का खूब जांच करा रहे हैं। अरे जांच कराइए, जांच की स्वागत करते हैं, लेकिन अपने पार्टियों में जितने भ्रष्टाचारियों को लेकर के आए हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के जिस नेता को आप बोलते थे भ्रष्टाचारी है, अपने पार्टी में ला करके उसको मुख्यमंत्री बना दिए, उप मुख्यमंत्री बना दिए, तो उसकी भी जांच करिए। राइट। केजरीवाल आराम से पाठक जी, आप ही के पास आऊंगा। केजरीवाल साहब ने बहुत सही कहा है कि अगर दोबारा 5 साल आ गए तो देश को बेच देंगे। केजरीवाल बेच देगा। कितने स्कूल बेच देगा? नहीं, बेच देंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, मेरी डिबेट में कोई भी हो, मैं आप जानता हूं बहुत आदर के साथ बोलते हैं, बेच देगा नहीं चलेगा, बेच देंगे चलेगा। अनुशासित वे में चलेगा, कोई चाहे कोई हो। अरे चुना हुआ मुख्यमंत्री है, कैसे बेच देगा? कोई ऐसी बात है, बेच देंगे। कहिए आप, अनुशासित होकर बोलिए, मैं तैयार हूं। स्कूल बना दीजिए, पूछ लीजिए। कितने हॉस्पिटल बनाए, पूछ लीजिए। कितने को रोजगार दिया, पूछ लीजिए। 12 लाख 8 साल में, आज तक एक ब्रिज नहीं बनाया, पूछ लीजिए। अरे ये पूछेंगे क्या, ये बेचने के लिए पड़े हैं। कहां से आना हुआ? सर ये भी काम करता हूँ। कहाँ काम करते हैं? टैटू का काम करते हैं। अंदर आओ। एक ऐसा टैटू बनवाना है मुझे जिसमें, पहले मैं बोल लूं कि तुम भी वही गलती करोगे जो वो झा साहब कर रहे थे। अभी क्या हुए? सर मैं टैटू बना। अच्छा तुम टैटू बनाते हो तो मेरी बात एक हमें लिखना है, कट्टा देश भक्त हूँ, कट्टर देश भक्त हूँ, ऐसा लिखवाना है। लिख दोगे? क्या नाम है तुम्हारा? राहुल। बहुत अच्छी बात है जी। हाँ जी, मैं आया, नीति आया। देखिए आम आदमी पार्टी ने जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो ट्वीट किया है, सबसे पहले बताइए कि आने से पहले दोनों बोला करके कौन कहता था कि लालू यादव चोर है, शरद पवार चोर है, इनके लिए हमारे पास इतनी मोटी फाइलें हैं। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था
और उसकी घोटालों की इतनी लंबी फाइल थी, कहां गई वो? क्यों दोनों हाथ उठा के उन सारे नेताओं के साथ गलबैया करते रहते हैं? रही बात दिल्ली में, 2014 के बाद पूरे भारतवर्ष में 15 एम्स बने हैं, और ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय मेरे डिस्ट्रिक्ट में एम्स अभी निर्माणाधीन है या होगा, उसका मजाक उड़ा रहे थे। अरे पटना में एम्स बन के तैयार हो चुका है, भुवनेश्वर में एम्स बन के तैयार हो चुका है, दरभंगा में भी बनेगा, ऐसा मजाक मत उड़ाओ। दरभंगा में भी एम्स बनेगा और वहां भी लोगों का इलाज होगा। क्यों नहीं? इतने दिनों से एक ही एम्स जो दिल्ली में था उसमें लोगों का इलाज हो रहा था। कांग्रेस पार्टी तो 60 दशक से भारतवर्ष में राज की। आज अपनी डिबेट में एक नए प्रवक्ता को मैं जोड़ना चाहता हूं। काफी बेचैन आत्मा है। आइए, आपका स्वागत है। आइए, आज यहाँ। अरे बैठिए आके। नहीं बैठिए आके। आइए, बैठिए। या तुम इधर आ जाओ, या बैठो। नहीं, बैठ जाओ। ये कोई सी बात, बैठ जाओ यहाँ पे। हमें हमारे टीचर ने, प्रिंसिपल ने बताया था जो सबसे शैतान बच्चा उसी को अपने समाज मॉनिटर बना दिया आज मैंने, समाजवादी पार्टी। जी, मैं इस देश के युवा मेरे सामने खड़े हैं, माँ भारती की कसम है, सौगंध है, आपको सच बोलना है। बिल्कुल। क्रिकेट का भगवान कौन है? सचिन तेंदुलकर। उनसे भी बड़ा कामयाब कौन है? कपिल देव से भी बड़ा नाम कौन है? महेंद्र सिंह धोनी से बड़ा रणनीतिकार कौन है? भारतीय जनता पार्टी की नजरों में जय शाह है, बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं साहब। 86 लाख की कंपनी 10 सालों में 1600 करोड़ की हो गई। भाई क्या करते हो साहब? एक बार उनकी काबिलियत देखो और बताओ अंधभक्ति क्या है, देशभक्ति क्या है, और भारत माता की जय बोल दो एक बार। बोलो भारत माता की। धर्मेंद्र जी, हाँ जी, अखिलेश के पास संपत्ति कहाँ से आया? मुलायम सिंह जी साइकिल से चलते थे। इधर आइए, आगे आइए। धर्मेंद्र जी, हमारे प्रोग्राम की एक खूबी है कि मैं बैलेंस करूं या प्रवक्ता बैलेंस करें या जनता बैलेंस करे। बैलेंस तो तुरंत हो जाएगा, तुरंत बैलेंस हो जाएगा। जी बाबूजी, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड से। झारखंड में क्या काम करते हैं? झारखंड में बिजनेस है। बिजनेस है जी। कैसा चल रहा है बिजनेस? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। अच्छा चल रहा है। काहे का है? क्रेशर का धंधा है। तब तो अच्छा काम है। अब सवाल पूछिए आप। मुलायम सिंह जी साइकिल से चलते थे, आज उनके पास 20,000 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आई? और ये सोनिया गांधी कौन सा काम करते हैं कि विश्व की 4थी महिला है? ये लोग अपना पहले हिसाब दे, उसके बाद दूसरे पर आरोप लगाए कि संपत्ति कहाँ से आया इतना। और सारे नेताओं अपना अपना संपत्ति का हिसाब दे। सारे लोग अपने व्यक्तिगत सवाल कोई नहीं पूछेगा। सारे लोग, धर्मेंद्र जी, यही आप पहली बार शरीक हो रहे हैं, कोई जरूरत हर चीज का जवाब नहीं। इस डिबेट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि सवाल तो कहीं ना कहीं से बराबर आएगा, लेवलर तो जरूर आएगा। अगर आपने पूछा है और जय शाह के बारे में पूछा तो उधर से किसी ने अखिलेश जी के बारे में पूछ लिया, पूछेगा तो जरूर। जी नीति, विपक्ष की राजनीति, स्पेशली केजरीवाल जी की राजनीति का तो एक ही फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी बनाना है। इन लोगों को मैं कहती हूँ 9 साल हो गए केजरीवाल को, कहाँ गया लोकपाल? बेड़ा गर्क दी गल कर दे, इन्होंने बेड़ा गर्क कितना पंजाब दा, पंजाब दे भी सारे बच्चियां दा, पंजाब में तुसी नशे चौक दिता, उदे बाद तुसी दिल्ली चो नशा लेके आ रहे हो, एक दे नाल एक बोतल फ्री कर रहे हो। मैं पूछती हूँ केजरीवाल से, आम आदमी थे ना तो कोविड के काल में 55 करोड़ का शीश महल नहीं ऑक्सीजन सेंटर बनाते, तो यहाँ पे कितने दिल्ली के लोग मौत के काल में जा रहे थे। नीति जी ने आज पंजाबी में भी सुना दिया। कोशिश करेंगे कि पंजाबी जरूर सीखे। रुके, आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। कहाँ जी, बोलिए, कहाँ से आना हुआ? प्रतापगढ़। 100 प्रतापगढ़। ऐसा बता रहे हैं जैसे बिल्कुल एकदम पैदल ही चले आ रहे हैं वहां से। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार सिंह।